Hi everyone, welcome back to the channel of B2 e-learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. Let's start with one more topic of human endocrine system and आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं एड्रेनल मेडुला। एंड आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है बिकॉज आज के लेक्चर में मैं क्या करने वाली हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीज़ें जहाँ जहाँ पूछे जाते हैं उन सबको इंटीग्रेट करने वाली हूँ। सो यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट द इमरजेंसी हार्मोन्स। आपकी बॉडी में जब इमरजेंसी होती है तो एड्रेनलिन का जो रश होता है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन के जो फंक्शंस होते हैं, इमरजेंसी कंडीशन से आप कैसे डील करते हैं, इसको हम अपने ह्यूमन के जो हार्ट में हमने पढ़ा था कि हार्ट का रेगुलेशन कैसे होता है उसको भी लिंक करेंगे। जो हम बाद में इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जगह जगह पे उसको भी लिंक करेंगे। सब चीज़ों को लिंक करते हुए हम एड्रेनल मेडुला के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स के बारे में आपको सिखा दिया है, जिसमें से हमने कॉर्टिसोल दैट इज स्ट्रेस हार्मोन की बात की थी। आज हम कंप्लीटली इमरजेंसी हार्मोन्स की बात करने वाले हैं, यानी एड्रेनल मेडुला पे फोकस करने वाले, राइट? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एड्रेनल मेडुला। सबसे पहले बताओ, मेडुला सबको याद है ना, इंटरनल अंदर वाले पार्ट को कहते हैं। ये रही किडनी, किडनी के ऊपर रखा है एड्रेनल ग्लैंड, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी पर रखा होता है, सबको याद है, राइट? अब ये एड्रेनल ग्लैंड बना दिया गया है, जिसमें देखो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये बाहर पूरा कॉर्टेक्स बनाया गया है। ये जो डार्क येलो कलर से दिख रहा है तुमको, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स बनाया गया है। ये क्या किया गया है बेटा, एड्रेनल ग्लैंड को ऐसे कट कर दिया गया है, ग्लैंड को ऐसे कट कर दिया गया है। तो बाहर पूरी कॉर्टेक्स की लेयर है, देखो एड्रेनल कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, बट अंदर क्या भरा हुआ है, मेडुला भरा हुआ है। दिस ऑल दिस पार्ट अंदर साइड पर क्या भरा हुआ है बेटा, मेडुला भरा हुआ है। ठीक है, तो ये एड्रेनल मेडुला है, ये ग्रीन कलर से एड्रेनल मेडुला है। हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और देखो बी वाले पार्ट का लिखा हुआ भी क्या है, सेक्शन शोइंग टू पार्ट्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, और ए में क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड अबव किडनी, कि किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड रखा हुआ है। ठीक है, सब बच्चों को याद होगा कि हमने कॉर्टेक्स में बात की थी कि CRH आता है और ACTH आता है, और ACTH जो पिट्यूटरी से आता है वो कॉर्टेक्स के हार्मोन्स कॉर्टिकोइड्स के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट मेडुला, आज हम मेडुला के बारे में बात कर रहे हैं ना। मेडुला का बेटा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से। इनफैक्ट मेडुला तब काम करता है जब हमारे नर्वस सिस्टम का सब बच्चों को याद है, नर्वस सिस्टम में CNS और PNS होता है। नर्वस सिस्टम का जो PNS होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें SNS और ANS होता है। उसका जो ANS वाला पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बेटा जो हमसे पूछ के काम नहीं करता, इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो एड्रेनल ने हार्मोन निकालना है कि नहीं, वो हमसे तो नहीं पूछता। जब भी इमरजेंसी आती है, आपने सामने शेर देख लिया, आपने देख रहे हो गाड़ी आपको टक्कर मारने वाली है, ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए, आपके पापा ने आपसे रिजल्ट मंगा लिया अचानक से, तो एड्रेनल ने आपसे पूछा क्या, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ा दूं, तुम्हारी ब्रीदिंग रेट बढ़ा दूं, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है आपसे बिना पूछे, बिकॉज आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जो आपसे बिना पूछे इनवॉलेंटरीली काम करता है। और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का याद करो, इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा फंक्शन काम करता है बेटा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबको याद होना चाहिए, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक नर्व होती है, बहुत सारी नर्व्स होती हैं, वो नर्व ऐसे ब्रेन से निकल के जाएगी बेटा, इसको स्टिमुलेट करेगी, जिसके कहने पर ये क्या करेगा, अगर इसके पास नर्वस स्टिमुलेशन आई तो एड्रेनल मेडुला रिलीज करेगा हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स, एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स। एड्रेनल मेडुला की बात कर रहे हैं, ये क्या निकालेगा बेटा, हार्मोन्स निकालेगा। और क्योंकि ये हार्मोन्स कब आए हैं, इमरजेंसी के टाइम पे आए हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने कब काम किया है बेटा, इमरजेंसी कंडीशन में काम किया है। इमरजेंसी कंडीशन में ये काम करते हैं। अच्छा जल्दी से याद कर लो, इमरजेंसी कंडीशन क्या होती है, 3F कंडीशन होती है, जिसमें हम बोलते हैं फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर मतलब डरना या फ्राइटन लिख सकते हो, तब भी F आएगा, डरना। ठीक है, डर लगेगा बेटा F, तो या तो लड़ेंगे F या भाग जाएंगे F, 3 F हो गए।
डर लगने पे या तो लड़ाई करेंगे आप शेर से, या तो लड़ लेंगे या तो भाग जाएंगे। दोनों ही केस में क्या होगा, आपको एनर्जी चाहिए। आपको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्केलेटल मसल, पैर की स्केलेटल मसल, सबके पास एटीपी बनाना पड़ेगा। और एटीपी याद करो कैसे बनेगा स्केलेटल मसल में, ये मान लो आपकी बॉडी की स्केलेटल मसल्स हैं, तो आपको इस स्केलेटल मसल को भर भर के ग्लूकोज देना पड़ेगा, भर भर के ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तब तो जाके एटीपी बनेगा ना बेटा, तब तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी स्केलेटल मसल्स को, स्केलेटल मसल की सेल्स को एनर्जी मिलेगी, और इसी एनर्जी से तो भागने या लड़ने का काम होगा, राइट। तो इसी के लिए हम सारा खेल करने वाले हैं। इमरजेंसी से डील करने के लिए आपका नर्वस सिस्टम, अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट हो जाता है, उससे क्या करेगा, मैसेज देगा एड्रेनल मेडुला को कि तुम इमरजेंसी हार्मोन्स सिक्रीट कर दो। कौन से हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन्स सिक्रीट करने को कहेगा, राइट। अब देखो, बिकॉज इमरजेंसी हार्मोन्स आपको किस लिए हेल्प करने वाले हैं, इनकी हेल्प से आप या तो लड़ने या तो भागने, फाइट और फ्लाइट से डील करने वाले हो। एंड दैट इज वाई अगर डर लगा तो इमरजेंसी हार्मोन्स आएंगे और आपको फाइट एंड फ्लाइट में हेल्प करेंगे। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं इनको ही, इमरजेंसी हार्मोन्स को ही हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू फाइट और टू फ्लाइट। ठीक है, लड़ने या भागने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब बेटा इमरजेंसी हार्मोन्स दो होते हैं, दो इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। एक तो होता है एड्रेनलिन, एक का क्या नाम है, एड्रेनलिन, और दूसरे का नाम है बेटा नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। अच्छा, नाम सुन के तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों इमरजेंसी हार्मोन है। दोनों किस लिए आए, ताकि आप इमरजेंसी से डील कर सको, राइट। तो दोनों एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक यानी अपोजिट काम नहीं करते हैं, बस नाम ऐसा लगता है बेटा। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आर नॉट एंटागोनिस्टिक, नॉट अपोजिट टू ईच अदर, दे बोथ आर इमरजेंसी हार्मोन्स, दे बोथ आर गोइंग टू इंक्रीज योर हार्ट रेट, इंक्रीज योर ब्रीदिंग रेट, सो दैट यू कैन डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक, लेकिन अभी हम ये सब लिखेंगे, तुम समझते जाओ। ठीक है, अब देखो, एड्रेनलिन का ही दूसरा नाम है बेटा एपिनेफ्रीन। आप एड्रेनलिन को ही क्या बुला सकते हैं, एपिनेफ्रीन। ये कोई दो अलग अलग हार्मोन नहीं है, सेम हार्मोन का दो नाम है। नॉर एड्रेनलिन का ही दूसरा नाम है नॉर एड्रेनलिन, ये भी कोई दो अलग हार्मोन नहीं है। नॉर एपिनेफ्रीन, ये भी कोई दो अलग हार्मोन नहीं है, सेम नाम, सेम हार्मोन का दो नाम है, नॉर एपिनेफ्रीन। तो चाहे नॉर एड्रेनलिन बोलो या नॉर एपिनेफ्रीन। सो एड्रेनलिन और एपिनेफ्रीन and noradrenaline or norepinephrine, they both are emergency hormones, they both are fight and flight hormones, they both are the secretions of adrenal medulla, they both are secreted by the sympathetic stimulation of nervous system. इसका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, वो इनको कंट्रोल नहीं करते। वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका जब एक्टिवेट होता है इमरजेंसी में, तो उसकी नर्व आती है और इसको मैसेज देती है इमरजेंसी हार्मोन्स निकालने के लिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो बेटा, नेक्स्ट बात क्या याद रखनी है आपको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जगह जगह पे अलग अलग तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों ही हार्मोन के अंदर बेटा कैटेकॉल रिंग होती है। क्या होती है, कैटेकॉल रिंग। ठीक है, इसीलिए हम इन दोनों ही हार्मोन्स को कैटेकोलामाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटेकोलामाइंस। बोथ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर कैटेकोलामाइंस, बिकॉज इन दोनों में ही एक कैटेकॉल नाम की रिंग होती है इनके स्ट्रक्चर में, और इससे आपको पता चलता है ये दोनों ही अमीन हार्मोन है। तो इन दोनों ही हार्मोन की जो नेचर है बेटा, ये दोनों ही हार्मोन की नेचर है। ठीक है, हमने किया हुआ है कि हार्मोन्स की नेचर होती है, आइदर दे कैन बी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, और they can be amino acid derivative, or they can be derived lipid that is steroid, or they can be iodothyronins. तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ऐसे हार्मोन हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी नेचर क्या है, यहीं से पता चल रहा है आपको, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं, ये अमाइनो एसिड से डराइव हुए हैं, डेराइव्ड अमाइनो एसिड से। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। तो इनको आप इमरजेंसी हार्मोन और फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स और कैटेकोलामाइंस कह सकते हैं। और इससे आपको पता चलता है इन दोनों में ही कैटेकॉल रिंग है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन दोनों में ही
दोनों ही क्या हैं, अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव है, और ये 2 हार्मोन्स हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई हार्मोन्स के बारे में। और आप क्या बोलेंगे कि दे बोथ आर नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे से ये एंटागोनिस्टिक नहीं है, कहीं पर भी ये पॉइंट बना के लिख लेंगे। ठीक है, इनफैक्ट बेटा होता क्या है, अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा एक डायग्राम किया था जब हमने पढ़ा था अपने हार्ट के रेगुलेशन के बारे में, कि अपना हार्ट नर्वस सिस्टम के कार्डियोवैस्कुलर सेंटर से कैसे रेगुलेट होता है। तो वैसे ही क्या होता है बेटा, ये आपके ब्रेन से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आती है। लेट्स से ये एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड है, तो क्या होगा, यहाँ से कुछ नर्व्स आएंगी, ये डेंड्राइट, सेल बॉडी, और यहाँ पर आ गया एक्सॉन, एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्व्स आ रही हैं। कौन सी नर्व्स आ रही है बेटा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व है। इसको कहते हैं सिंपैथेटिक इनर्वेशन। इनर्वेशन का क्या मतलब होता है, कई बच्चे पूछते हैं इनर्वेशन का क्या मतलब, बस नर्व का आके एंटर करना, दैट इज इनर्वेशन। ठीक है, ये यहाँ पर आके क्या करता है बेटा, एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर निकालता है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रेनलिन। हमने ये किया हुआ है कि एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह निकलता है। न्यूरोट्रांसमीटर कब निकलता है एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, यानी आपकी बॉडी में इमरजेंसी आ जाती है उस टाइम पर। ठीक है, मान लो इमरजेंसी आके चली गई, उस टाइम पर क्या होगा, यहाँ से एक और डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन आएगी, और यहाँ पर एक और इनर्वेशन होगा। ये है बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है ये। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व की इनर्वेशन हुई है यहाँ पर। ठीक है, और ये कब होगा, जब कंडीशन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी या नॉर्मल ही रहेगी, राइट। और ये भी यहाँ पर आके क्या सिक्रीट करेगा, ये भी यहाँ पर आके बेटा एक हार्मोन सिक्रीट, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करेगा। एक्सॉन एंडिंग्स क्या सिक्रीट करती हैं, एक्सॉन एंडिंग्स न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट्स करती हैं। एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन, दैट इज ACH। ठीक है, एसिटाइलकोलिन भी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ACH लिख सकते हैं आप इसको, एसिटाइलकोलिन को। देखो, इमरजेंसी में काम करता है, नॉर्मल काम करता है, जिससे आपको पता है कि आपकी बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एंटागोनिस्टिक है। क्रॉस का मतलब क्या सीखा था हमने, अपोजिट सीखा था। किससे अपोजिट है बेटा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, NS मतलब नर्वस सिस्टम, एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक है, अपोजिट है, उसको हम क्रॉस लगा के दिखाते हैं। बिकॉज सिंपैथेटिक कब काम करता है, इमरजेंसी में काम करता है, जब आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ती है। पैरासिम्पैथेटिक काम करता है नॉर्मल कंडीशन में, जब हार्ट रेट वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाती है, कम हो जाती है, ब्रीदिंग रेट बैक टू नॉर्मल हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक दूसरे के अपोजिट ही तो काम कर रहे हैं ये। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर की, और ये क्या सिक्रीट करता है, एसिटाइलकोलिन। यानी कि बेटा एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने थोड़ी सी सीखी थी जब हमने हार्ट का रेगुलेशन सीखा था। ये हमने नर्वस सिस्टम में सीखा था, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इमरजेंसी में कौन काम करता है, नॉर्मल सिस्टम में, नॉर्मल कंडीशन में कौन काम करता है, तो इससे हमको ये पता चलता है। अब देखो, तुम बोलोगे कि मैम आप यहाँ पे कह रहे हो कि इमरजेंसी हार्मोन में एक हार्मोन है एड्रेनलिन, और यहाँ पे आप कह रहे हो एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। यस, ये बात मैंने आपको हार्ट की रेगुलेशन में भी सिखाई है, नर्वस सिस्टम में भी सिखाई है, जब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात की है, कि एड्रेनलिन एक ऐसा केमिकल है बेटा, एड्रेनलिन एक ऐसा केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम कर सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है और हार्मोन की तरह भी काम करता है।
एड्रेनलिन एक ऐसा केमिकल है विच एक्ट्स बोथ एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज अ हार्मोन। न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कब करेगा बेटा? जब नर्व एंडिंग से निकलेगा, एक्सॉन एंडिंग से निकलेगा, ठीक है। तो ये कब न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रहा है? जब एक्सॉन एंडिंग से, अगर किसी न्यूरॉन की एक्सॉन एंडिंग से एड्रेनलिन केमिकल निकलता है तो ऑफ कोर्स वो न्यूरोट्रांसमीटर होगा, बिकॉज एक्सॉन एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। और अगर एड्रेनल मेडुला से निकलता है तो एड्रेनल मेडुला क्या है? एड्रेनल मेडुला तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और क्या निकालता है एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा? हार्मोन निकालता है। तो अगर इसने एक केमिकल निकाला है एड्रेनलिन तो वो हार्मोन होगा, बिकॉज किससे आ रहा है ये? एक एंडोक्राइन ग्लैंड से आ रहा है। तो अगर ग्लैंड से सिक्रीट होगा, कौन से ग्लैंड से? एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला ग्लैंड से अगर ये सिक्रीट होता है तो ये किसका काम करेगा? हार्मोन का। और एक्सॉन एंडिंग से ये काम करेगा न्यूरोट्रांसमीटर का। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि चाहे वो यहाँ से आ रहा हो, इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रहा हो, या एड्रेनल मेडुला से हार्मोन का काम कर रहा हो, ये आएगा इमरजेंसी कंडीशन में ही, ये आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने पे ही, ठीक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, यहाँ पर एड्रेनलिन निकला और एड्रेनलिन ने इसको, एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला रीजन को बोला कि तुम अपना हार्मोन निकालो, तब इसके मेडुला रीजन ने हार्मोन निकाला। एसिटाइलकोलिन को नीचे लिख देते हैं। इसकी लेबलिंग यहां से बस हटा के बेटा यहां पर कर दी है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कौन सा कलर ले लें? वाइट ले लेते, चलो। अगर यहाँ से बेटा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुई एड्रेनल ग्लैंड की और वहाँ पे एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर आया, तो यहाँ पर एड्रेनल मेडुला के टिश्यू की सेल्स हैं, यहाँ पे एड्रेनल मेडुला है मान लो ये, तो इसकी सेल्स को बोला जाएगा तुम क्या सिक्रीट करो? तुम एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करो। तो ये क्या सिक्रीट करेगा? एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, यानी इमरजेंसी हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा। और हार्मोन्स कहाँ पर आ जाएंगे बेटा? ब्लड में। बाहर क्या है? ब्लड है। लेट्स से यहाँ पर ऐसे ब्लड वेसल है, इसमें क्या आ गया? यहाँ पर एड्रेनलिन आ गया। आ रही है बात समझ में? तो एड्रेनलिन अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एज अ न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा तो एड्रेनल मेडुला की सेल्स को ये मैसेज मिलेगा कि एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर आया, मतलब हमको इमरजेंसी हार्मोन्स निकालने हैं, तो वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकालेगा। सो यू कैन क्लियरली सी दैट एड्रेनलिन एक्ट्स एज न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज अ हार्मोन, ठीक है, ये दोनों की तरह काम करता है। एंड दिस adrenaline neurotransmitter is antagonistic to acetylcholine. Sympathetic is antagonistic to parasympathetic. But adrenaline is not antagonistic to noradrenaline, क्योंकि adrenaline hormone plus noradrenaline hormone दोनों एक ही साथ आते हैं और एक ही काम करते हैं इमरजेंसी से आपको बचाने का, ठीक है। noradrenaline hormone दोनों आएंगे यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आप समझ गए एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन आता है, उनका सोर्स क्या है। सारे क्वेश्चंस हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं, कैटेकोलामाइन कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं, एड्रेनल मेडुला से आते हैं ना कि कॉर्टेक्स से, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पे आते हैं और ये दोनों ही इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, दोनों ही एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक नहीं है, ठीक है। अब करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में कि इनका फंक्शन क्या है। देखो, मान लो इमरजेंसी कंडीशन आ गई और इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज़ हो गए हैं आपके बॉडी में, इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज़ हो गए हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। ये जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ आपको कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन में मेडुला में कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, वही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन लेके जाता है कहाँ पर? हार्ट के पास। हार्ट के पास भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन लेके जाता है और इसको क्या कहता है? यहाँ पर एड्रेनलिन निकाल देता है। क्या निकाल देता है? एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर,
न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज करती है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है। एंड देन साथ ही साथ यहाँ पर क्या आते हैं, साथ ही साथ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स आती हैं, और यहाँ से क्या सिक्रीट होता है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, जो इसके रिवर्स काम करता है। ठीक है, तो ऐसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जगह जगह पे जाता है, जिसमें से एड्रेनल मेडुला के पास जो कि एड्रेनलिन हार्मोन निकलवाता है। ठीक, सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है इमरजेंसी से डील करने के लिए आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को चेंज करना, मेटाबॉलिक रेट को हाई करना। उसके लिए क्या होगा, एड्रेनलिन यहाँ या हार्ट रेट बढ़ाई, सिमिलरली सिंपैथेटिक नर्व यहाँ और एड्रेनलिन हार्मोन निकाला। अब ये हार्मोन ब्लड में घूम रहा है, और ब्लड में घूमते घूमते भी ये कहाँ जाएगा, हार्ट के पास, और वो भी बोलेगा तुम हार्ट रेट बढ़ाओ। ठीक है, तो ऐसे ही हार्मोन घूम के जाता है और सारे फंक्शंस कराता है जो हम लिखने वाले हैं। ये चीज़ मैं आपको बस रिमाइंड इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये हमने अपने हार्ट के रेगुलेशन में किया है, आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाली बात की थी वहाँ पे, तो ये है, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर इनर्वेशन कैसे आ गई मैम, हार्ट में करी थी हमने, तो जगह जगह ऐसे नर्व्स जा रही हैं और अपना अपना काम कर रही है। फिर हार्मोन निकल के उन्हीं काम को बढ़ा रहा है। जैसे कि क्या क्या करता है हार्मोन निकलने के बाद, देखो इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सबसे पहले जाते हैं हार्ट के पास, और हार्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं, मोर देन 72 हार्ट बीट पर मिनट कर देते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। मतलब वेंट्रिकल्स अब और तेज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो और ज्यादा ब्लड बाहर फेंकेंगे। अभी तक कितना फेंक रहे थे एक बार में, 70 ml, अब 70 से भी ज्यादा फेंकेंगे। कहां से आएगा, 60 ml जो उसके अंदर बचा हुआ था। यानी कि बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 70 ml से ज्यादा हो जाएगा। एंड अगर हार्ट रेट बढ़ गया और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। एक भी बढ़ता तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, यहाँ तो हमने दोनों बढ़ा दिए, तो कार्डियक आउटपुट 5 लीटर से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इमरजेंसी हार्मोन्स घूमते घूमते जाएंगे बेटा लंग्स के पास, और लंग्स को बोलेंगे तुम जरा अपनी ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ, 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हो, जरा उसको बढ़ाओ ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आए बॉडी में। ठीक है, चलो हमने ज्यादा ऑक्सीजन ले लिया और हमने ट्रेन को और तेज चला दिया, हार्ट रेट बढ़ा दी है। ट्रेन को स्पीड में चलाएंगे तभी तो ये जो ऑक्सीजन लिया है आपने फटाफट से ज्यादा, वो ट्रेन में जाएगा और ट्रेन स्पीड में जाएगी और कहाँ पहुंचेगी, स्केलेटल मसल के पास। किसके पास पहुंचेगी बेटा, स्केलेटल मसल के पास। ये आपकी स्केलेटल मसल्स हैं जो आपको लड़ने और भागने में, फाइट एंड फ्लाइट में हेल्प करेंगी। तो आपने अभी यहाँ ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचा दिया, उसके लिए जल्दी सांस ली और जल्दी ट्रेन को चलाया ताकि जल्दी ऑक्सीजन स्केलेटल मसल के पास पहुंच जाए। पर अभी आपको और क्या पहुंचाना पड़ेगा यहाँ पर, ग्लूकोज। ऑल्दो आपको अगर याद हो तो स्केलेटल मसल, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था मायोग्लोबिन के बारे में, स्केलेटल मसल के पास ऐसे तो मायोग्लोबिन भी होता है, और मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, रेड कलर का होता है, इसको MB से डिनोट करते हैं, जो कि ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है, ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है, राइट। तो वो थोड़ा बहुत उससे भी यूज कर लेता है ऑक्सीजन, फिर हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, वो भी यहाँ पहुंच रहा है। अब हमको नेक्स्ट क्या पहुंचाना है, यहाँ पे हमको नेक्स्ट पहुंचाना है बेटा यहाँ पे ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ से आएगा, अब ऐसा तो बोलोगे नहीं शेर देख लिया है तो कि तू थोड़ी देर रुक जा, मैं खाना खा के आता हूँ ताकि मेरी बॉडी में ग्लूकोज आ जाए। उस वक्त ग्लूकोज कहाँ से आएगा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, आपकी बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, हर कोई कहाँ पहुंच जाता है ग्लूकोज मांगने, लिवर के पास। क्योंकि अभी आप जितना भी ग्लूकोज खाते हो एक्स्ट्रा, जितना भी खाना खाते हो उसमें से जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हम स्टोर ही तो कर रहे हैं लिवर के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस करके। अब उसको तोड़ के यूज कर लेंगे, इसी दुख के दिन के लिए तो इतना स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो इसीलिए इमरजेंसी हार्मोन कहाँ भागेंगे बेटा, इमरजेंसी हार्मोन भागेंगे लिवर के पास। किसके पास भागेंगे, लिवर के पास। ठीक है, लिवर में क्या पड़ा हुआ है, ग्लाइकोजन। क्या पड़ा हुआ है बेटा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को तोड़ देंगे और तोड़ के ब्लड में क्या निकलवा देंगे, तोड़ के ब्लड में निकलवा देंगे ग्लूकोज। ठीक है,
हमने जो हमारे लिवर में, ये हमने बनाया है बेटा लिवर, ठीक है, जो हमारे लिवर में हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजन बना के रख दिया था, अब हम उसी एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन को तोड़ देंगे। यानी हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, हम ग्लाइकोजन का लाइसिस कर रहे हैं, यानी बेटा हम ग्लाइकोजीनोलाइसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, जिससे ब्लड का ग्लूकोज बढ़ेगा। मान लो इतनी इमरजेंसी कि इतना जितना ग्लाइकोजन तोड़ रहे हैं उससे काम नहीं होगा, तो लिपिड भी तोड़ लेंगे और लिपिड को भी तोड़ के क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। यानी बेटा हम लिपिड का क्या करें, लाइसिस। लाइसिस मतलब क्या होता है, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, और जेनेसिस मतलब क्या होता है, जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस, फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब बनना और लाइसिस मतलब टूटना, ठीक है, बस वही वर्ड्स लगाने। लिपिड को तोड़ रहे हो तो क्या बोलोगे, लिपोलाइसिस। क्या बोलोगे, लिपोलाइसिस। मान लो इससे भी काम नहीं चला, इतनी इमरजेंसी जो है उसमें हमने जितना ग्लूकोज चाहिए नहीं बन पा रहा, तो इमरजेंसी हार्मोन किसको तोड़ देंगे, प्रोटीन को तोड़ देंगे और उससे भी ग्लूकोज बना देंगे। यानी हमने क्या किया, प्रोटीन का लाइसिस। टेंशन नहीं लो, प्रोटियो लिख दो और फिर लाइसिस लिख दो, प्रोटियोलाइसिस हो गया। तो ग्लाइकोजन का लाइसिस ग्लाइकोजीनोलाइसिस कर दो। देखो क्या किया है तुमने, ग्लाइकोजन का लाइसिस ग्लाइकोजीनोलाइसिस, लिपिड का लाइसिस लिपोलाइसिस, प्रोटीन का लाइसिस प्रोटियोलाइसिस, ठीक है, इजी। या ऐसा कह लो कि मैम हम ग्लूकोज को बना रहे हैं, इसको तो तोड़ रहे हैं और इसको बना रहे हैं, तो तुम क्या कह सकते हो कि मैम ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, ग्लूको का जेनेसिस हो रहा है, लिपिड का लाइसिस प्रोटीन का लाइसिस, बट ग्लूकोज का जेनेसिस हो रहा है, और उस प्रोसेस को आप कहते हो ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, ग्लूकोज का। ये नियो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि बेटा तुम ध्यान दो इस बात पे, ग्लूकोज की चेन ही थी ग्लाइकोजन, और चेन को तोड़ दिया तो ग्लूकोज बन गया। पर लिपिड और प्रोटीन ग्लूकोज की चेन थोड़े हैं, ये तो अलग मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। मान लो कोई एक पर्टिकुलर फ्लावर है, ठीक है, लेट से गेंदे का फूल है, गेंदे के फूल की माला है, तो उसको तुमने ग्लूकोज को ही चेन बना दिया, उसकी माला बना दी। अब उस फूल की माला को तोड़ोगे तो गेंदे का फूल ही तो अलग होगा, तो तुमने बस ग्लाइकोजन को तोड़ देना है और ग्लूकोज अलग कर लेना है। कोई नया ग्लूकोज नहीं बना रहे हो तुम, पुराने ग्लूकोज की चेन थी उसी को तोड़ के पुराना ही ग्लूकोज निकाल रहे हो जो तुम्हारे पास था। लेकिन लिपिड और प्रोटीन इंटायरली डिफरेंट है। प्रोटीन तो अमाइनो एसिड की चेन होती है, लिपिड में फैटी एसिड होता है। तुम इनको तोड़ रहे हो, इनके बॉन्ड तोड़ रहे हो और इनके एलिमेंट्स यूज करके नया ग्लूकोज बना रहे हो। ये ग्लूकोज की चेन नहीं है, ये तो अलग एलिमेंट्स से बने हुए, अलग बॉन्ड से बने हुए अलग मॉलिक्यूल्स हैं। इन बायोमॉलिक्यूल को तोड़ के, इनके पुराने बॉन्ड तोड़ के और नए बॉन्ड बना के आप ग्लूकोज तैयार कर रहे हैं। यानी ये पुराना ग्लूकोज नहीं है, तो नया नया ग्लूकोज बन रहा है, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर आता है बेटा लिपोलाइसिस, जब आप क्या करते हो, लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बनाते हो, और इसके ही अंदर आता है प्रोटियोलाइसिस, जब आप प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनाते हो। लेकिन आप इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कह सकते, क्योंकि नया ग्लूकोज नहीं बन रहा है, पुराने ही ग्लूकोज की चेन थी उसी को हम तोड़ के ग्लूकोज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो इमरजेंसी हार्मोन ने किन चीजों को स्टिमुलेट किया। इमरजेंसी हार्मोन ने स्टिमुलेट किया ग्लाइकोजिनोलाइसिस को और ग्लूकोनियोजेनेसिस को, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस को और लिपोलाइसिस को और प्रोटियोलाइसिस को। इससे क्या हुआ, फाइनली ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया। इमरजेंसी हार्मोन्स ने किया क्या, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दिया, और ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाया यानी हाइपर। किसको हाइपर किया, ग्लूकोज को, ग्लाइसेमिक। तो ये कैसे हार्मोन्स हो गए बेटा, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन यानी कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होते हैं। डिकोड कर लो, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा। क्या ज्यादा बेटा, ग्लूकोज ज्यादा। ऑफ कोर्स कहां पर ज्यादा, ब्लड में। हम हाइपर और हाइपो वर्ड ब्लड के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, हाइपर और हाइपो वर्ड को। तो ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन्स हैं,
ठीक है, यानी ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस करके, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस करके। ठीक है, अब तुमने ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा दिया, ठीक है, और तुम्हारी हार्ट रेट फास्ट चली रही है। ये ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया और ब्लड तेजी से भाग ही रहा है, ट्रेन बहुत फास्ट भाग रही है, तो भागते भागते ये फटाफट से कहाँ पहुंच जाएगा? ग्लूकोज स्केलेटल मसल में, अपने स्टेशन पे पहुंच जाएगा। और अब जाके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके यहाँ पर क्या बन जाएगा? एटीपी। ठीक है, तो आपको ग्लूकोज पहले तोड़ के निकालना पड़ेगा, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी, फिर ट्रेन को जल्दी चलाना पड़ेगा। एक भी चीज नहीं की तो क्या फायदा? इसीलिए तो चीजों को, सिस्टम्स को सिंक करना पड़ता है, जिसमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ध्यान है ना चैप्टर का नाम, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और हमें डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है आपको आपस में। तो हमने सब फंक्शंस को जोड़ा और एटीपी बनाया। बेटा एटीपी बन रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हीट जनरेट होगा कि नहीं? मतलब बॉडी में हीट जनरेट होने वाला है एनर्जी बनने की वजह से। हीट जनरेट होगा मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो आप क्या करेगी? आपकी बॉडी पहले आपका बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए पर्सपायरेशन, स्वेटिंग स्टार्ट कर देगी। तो नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या होता है? पर्सपायरेशन। इमरजेंसी हार्मोन्स और क्या करते हैं? पर्सपायरेशन यानी स्वेटिंग। ये किस लिए करते हैं? फॉर थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मतलब हीट, रेगुलेशन मतलब उसको मेंटेन करना। आपकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की हीट को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर का बैलेंस रखने के लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए, बॉडी टेम्परेचर के कंट्रोल के लिए पर्सपायरेशन होता है। ठीक है, ताकि पहले ही टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन होने लग जाए, क्योंकि बॉडी को पता है कि अब ये लड़ेगा या भागेगा और एटीपी बनेगा और हीट जनरेट होने वाली है। तो जितना उसकी कैपेसिटी है कम से कम उतना टेम्परेचर वापस से नॉर्मल पे लेके आए। ठीक है, एक ही हो गया। और क्या होता है इमरजेंसी में बताओ? और तुम बोलोगे कि मैम गूज़बम्स आ जाते हैं। ठीक है, और इमरजेंसी में क्या होता है? गूज़बम्स आते हैं। ठीक है, गूज़बम्स कोई थोड़ा और फैंसी, तुम डॉक्टर बनने वाले हो ना, तुम थोड़ा टफ वर्ड यूज करोगे। तुम क्या बोलोगे? पाइलो इरेक्शन। गूज़बम्स को ही क्या कहते हैं बेटा? पाइलो इरेक्शन। ठीक है, गूज़बम्स आपको पता है क्यों आते हैं? हमारे में इसका ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है। एक्चुअली में हमारे में तो बॉडी हेयर वेस्टिजियल हो चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे डिग्रेड कर रहे हैं ये, क्योंकि ये रूडिमेंट्री ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारा बॉडी हेयर। लेकिन एक्चुअली क्या है, जब हमारी इवोल्यूशन अभी इतनी सिविलाइज्ड मैनर में नहीं हुई थी, ठीक है, तो पहले जब हम एनिमल्स के फॉर्म में थे उस टाइम पर एनिमल्स अपने प्रोटेक्शन के लिए गूज़बम्स जब उनकी बॉडी में होता था ना, तो उनके जब गूज़बम्स आते थे वो बहुत ह्यूज दिखाई देते थे, इसलिए इमरजेंसी में गूज़बम्स आते थे उनके। अब क्या हुआ, बॉडी हेयर तो हमारे वेस्टिजियल है, रिड्यूस किए जा रहे हैं, पर वो रिफ्लेक्स अभी तक चला आ रहा है, इसलिए हमारे गूज़बम्स आते हैं। ठीक है, चल गूज़बम्स हो गया एक। और बताओ और क्या होता है इमरजेंसी कंडीशन में? आंखें ऐसी फटी फटी नहीं हो जाती, अरे यार शेर देख लिया, ये कैसे हो गया? ठीक है, तो पाइलो इरेक्शन क्या हो जाएगा? पाइलो इरेक्शन। प्यूपिलरी डायलेशन होगा, सॉरी पाइलो इरेक्शन नहीं, प्यूपिलरी डायलेशन। आपके प्यूपिल्स ऐसे डायलेट कर जाएंगे, प्यूपिलरी डायलेशन। नेक्स्ट फंक्शन क्या लिखेंगे? प्यूपिलरी डायलेशन। अच्छा, प्यूपिलरी डायलेशन क्यों होता है? ताकि आप और अच्छे से देख सकें और अलर्ट हो जाएं आप, यानी आपकी बॉडी की अलर्टनेस इंक्रीज कर जाएगी। आपकी बॉडी की अलर्टनेस इंक्रीज कर जाएगी, आप और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना हुआ। इतने फंक्शंस के अलावा देखो और क्या होता है। मैंने जब आपको मेडुला के बारे में बताया था, नर्वस सिस्टम में, तो आपको बताया था वहाँ पे एक गैस्ट्रिक सिक्रीशंस का सेंटर होता है, राइट? और वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन का सेंटर मैसेज दे देता है आगे सारे सिक्रीशंस को इनहिबिट करने के लिए। जैसे कि तुमने नोटिस किया होगा, जब डर लगता है तो मुंह एकदम सूखने लग जाता है, पेट में अचानक दर्द होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा मान लो सामने शेर आ गया है, तो ये बताओ कि शेर से बचना उस वक्त, जिंदा रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या खाना डाइजेस्ट करना? तो बॉडी कहती है खाना बाद में डाइजेस्ट करेंगे यार, पहले इमरजेंसी से डील करते हैं। हम खाना डाइजेस्ट करने में इस वक्त कोई एनर्जी नहीं लगाएंगे। तो एकदम से मेडुला में जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन का सेंटर है वो मैसेज देता है कि तुम अपने सिक्रीशंस कम कर दो, तो सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाएगा, इसीलिए मुंह सूखने लगता है। गैस्ट्रिक जूस का स्टमक में सिक्रीशन कम, इंटेस्टाइनल जूस यानी सक्कस एंटेरिकस का स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन कम, लिवर से बाइल का सिक्रीशन कम,
पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कम। इनफैक्ट ये जो गट में, ईसोफेगस में, सब जगह पे पेरिस्टाल्सिस होती है वो भी कम हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। तो पेरिस्टाल्सिस यानी गट मोटिलिटी, गट में जो मूवमेंट हो रही है, मोटिलिटी हो रही है, वो भी रिड्यूस कर जाती है। एंड दैट इज वाई ये सारी चीजें होती है। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बोलते हैं इन सबको। ये सारी सिक्रीशंस किसके अंदर आती है? गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के अंदर, यानी जो जीआईटी की सिक्रीशंस हैं। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस ज्यादा होंगी या कम? कम हो जाएंगी, डिक्रीजेस। गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम हो जाएगी बेटा, जिसमें 5 सिक्रीशंस आती हैं, सलाइवा, बाइल, पेनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस एंड आपका इंटेस्टाइनल जूस यानी कि सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, मतलब जीआईटी में, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, आपके एलिमेंट्री कैनाल में, आपके डाइजेस्टिव ट्यूब में जितनी भी सिक्रीशंस हैं। एक लास्ट आते हैं, ये जो हमने सीखा था बेटा, सब चीज़ों को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने सीखा था जब हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हमने क्या किया था, नॉर्मल कंडीशन में अगर तुम्हें याद हो तो हमने पढ़ा था कि ये ब्लैडर है। ठीक है, एक मिनट, ये यूरिनरी ब्लैडर में हमने पढ़ा था कि ऐसे इसकी इतनी मोटी मान लो दीवार है, इसकी वॉल इतनी मोटी है, तो हमने क्या पढ़ा था कि बीच में सबसे मोटी लेयर किसकी भरी हुई होती है? स्मूथ मसल्स की। ये स्मूथ मसल्स हैं, और ऐसा कुछ रिफ्लेक्स हुआ था अगर तुम्हें याद हो कि यहाँ पर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। ब्लैडर जब आधे से ज़्यादा भर जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऊपर सीएनएस के पास मैसेज लेके आते हैं, जिसके कहने पर सीएनएस मोटर मैसेज भेजता है स्मूथ मसल्स को, और मोटर मैसेज भेजता है यहाँ के इंटरनल स्फिंक्टर को। एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, एक इंटरनल, नेक की स्टार्टिंग में और नेक के एंड में। नेक के एंड में होता है जो यूरेथ्रल मीटर्स पे होता है, ये एक्सटर्नल वॉलेंटरी स्फिंक्टर है। ये सब मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, ये आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। एक्सटर्नल वॉलेंटरी स्फिंक्टर है, और अंदर वाला स्फिंक्टर क्या होता है? इंटरनल इनवॉलेंटरी। ये पूछे बिना काम करता है, इनवॉलेंटरी स्फिंक्टर है। तो ऊपर से जो मैसेज आया था उसने 2 चीज़ें करी थी। ऊपर से जो मोटर मैसेज आया था उसने स्मूथ मसल्स का, ये जो स्मूथ मसल्स है ना, ग्रीन कलर से बनी हुई हैं, ये स्मूथ मसल्स का, यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराया था बेटा, कॉन्ट्रैक्शन कराया था। और इंटरनल इनवॉलेंटरी स्फिंक्टर का, ये जो ब्लू कलर से बना है, उसका रिलैक्सेशन कराया था। कब? जब नॉर्मल कंडीशन थी। किस टाइम पे ऐसा कराया था? जब नॉर्मल कंडीशन थी। ठीक है, अब क्या हुआ है? इमरजेंसी कंडीशन हो गई। तो इमरजेंसी कंडीशन में सब उल्टा हो जाएगा। जैसे खाना उस वक्त डाइजेस्ट करने में एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, वैसे ही अभी यूरिनेशन के प्रोसेस को एंटी कर देंगे तो उल्टा काम हो जाएगा। देखो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा हो रहा था, अब इमरजेंसी कंडीशन में क्या होगा? स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होगा और इंटरनल इनवॉलेंटरी स्फिंक्टर का कॉन्ट्रैक्शन होगा। याद रखेंगे आप ऐसे इसको, ठीक है, ताकि यूरिनेशन की प्रोसेस एंटी हो जाए और ना हो। ठीक है, अब आप वो मत सोचना मैम ये कैसी बात बोल रहे हो आप, जब डर लगता है तब तो यूरिनेशन की प्रोसेस बढ़ती है। ऐसा छोटे बच्चों में होता है जिनमें रिफ्लेक्स सेट नहीं हुआ होता, अभी वो सीख रहे होते हैं, डेवलप कर रखे होते हैं। ठीक है, किसी बड़े में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो, तो यहां पर हमको क्या और ऐड करना है बेटा कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या हुआ। इसका एक फंक्शन कहां पर लिखेंगे? यूरिनरी ब्लैडर पे। ब्लैडर पे क्या होगा? ब्लैडर के अंदर बीच की वॉल में जो स्मूथ मसल्स है, उस ब्लैडर की स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन हो जाएगा, और जो इंटरनल इनवॉलेंट्री नेक की, यूरेथ्रा की नेक की स्टार्टिंग में जो स्फिंक्टर लगा हुआ है, इंटरनल इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर, उसका बेटा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा कर देना है बस। ये हटाती हूँ एक बार यहां से, इंटरनल इनवॉलेंट्री
स्फिंक्टर, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मिक्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन विल स्लो डाउन, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो अब कंप्लीटली हम इस पे देख पा रहे हैं बेटा कि इमरजेंसी हार्मोन्स यानी एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनलिन यानी कैटेकोलामाइंस ने आके, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स ने आके बॉडी में क्या क्या फंक्शंस करे। स्केलेटल मसल की एक्टिविटी बढ़ाई, उसके लिए ब्रीदिंग रेट बढ़ाया, हार्ट रेट बढ़ाया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके, ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाया, यानी ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। यूरिनरी ब्लैडर में मिक्चुरेशन को स्लो डाउन किया, पाइलो इरेक्शन किया, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्लो डाउन किया, अलर्टनेस बढ़ाई, प्यूपिलरी डायलेशन किया एंड पर्सपायरेशन किया थर्मोरेगुलेशन के लिए, ठीक है। सो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ इमरजेंसी हार्मोन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द एड्रेनल मेडुला, जिसमें हमने मेडुला के हार्मोन्स, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने इसको डिफरेंट चैप्टर्स में जो जो चीज़ें सीखी थी उससे थोड़ा सा रिलेट किया एंड देन इमरजेंसी हार्मोन्स के फंक्शन किए, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, एक बार इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, यहाँ पर कितना क्या दिया हुआ है, ठीक है। चल, द एड्रेनल मेडुला सिक्रेट्स टू हार्मोन्स कॉल्ड एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, ये एक हो गया, कॉल्ड एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, ये एक हार्मोन हो गया बेटा। नॉरएड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दूसरा हार्मोन हो गया। These are commonly called as कैटेकोलामाइंस, क्योंकि इसमें कैटेकोल रिंग होती है और अमीन इनकी नेचर होती है। एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड, आपको कोई स्ट्रेस हो जाए मतलब इमरजेंसी आ जाए, एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपकी बॉडी में अगर कोई स्ट्रेस हो जाए और इमरजेंसी आ जाए, सिचुएशंस, एंड आर कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। These hormones increase alertness, pupillary dilation, piloerection, that is raising of hairs, that is goosebumps, sweating for thermoregulation. Both the hormones increase the heartbeat, the strength of ventricular contraction and the rate of respiration, यानी breathing rate बढ़ा दी, increases the heartbeat यानी heart rate बढ़ा दी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा दिया और इसीलिए कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, ठीक है। कैटेकोलामाइंस आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस किया, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो अगर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेंगे और ग्लाइकोजन तोड़ के ग्लूकोज बनाएंगे तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, यानी हाइपर ग्लाइसीमिया करेंगे ये, और इसीलिए इनको हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, अगर जरूरत पड़ी तो लिपिड और प्रोटीन भी टूटेंगे, यानी लिपोलाइसिस एंड proteolysis, and both these are called as gluconeogenesis, ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि एड्रेनल मेडुला के बारे में आपकी एनसीईआरटी में जितना दिया उसमें से एक भी पॉइंट हमने मिस नहीं किया। ये सारे पॉइंट्स आप इजीली रीड करके एनसीईआरटी डिकोड कर लेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ ऑलरेडी आपके नोट्स में इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। प्लस जितना एक्स्ट्रा पड़ा है वो हमने डिफरेंट चैप्टर्स को इंटीग्रेट किया है और वो सब आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके PYQs, आपके आने वाले क्वेश्चंस बहुत इजीली और स्मूथली कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।